हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को। इसका नाम है सांगू। सांगू एक गरीब और सस्ता लेखक होता है। इसका रहने का तो पता नहीं, लेकिन उसके खाने के भी वांदे होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके ये दिन का गुजारा कर लेता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। वो जब भी कभी सो जाता है तब वो एक सपने में चला जाता है और सपने में उसके एक राक्षस आकर उसे बहुत ज्यादा मारता रहता है। और इसी कारण सांगू 6-7 महीने से सोया नहीं होता। अब वो दिन भर में जहाँ पे भी जाता था वहीं पे सो जाता था। एक दिन वो ऐसे ही सो जाता है और उस सपने में एक मेट्रो ट्रेन से सफर कर रहा होता है। वही मेट्रो ट्रेन में एक राक्षस आ जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे पीट पीट के मार रहा होता है। वो राक्षस उस मेट्रो ट्रेन में एक मुक्का मार के छेद कर देता है और उसी छेद में से उसके सिर को अंदर डालकर उसे घसीट घसीट के मार रहा होता है। लेकिन अचानक से सांगू की आंख खुल जाती है और वो नींद से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप के पास चला जाता है। सांगू जैसे ही लिखना शुरू कर देता है उसी वक्त उसका मकान मालिक आ जाता है और उसके दरवाजे पर खटखटाने लगता है। अब जबकि सांगू को पता है कि कुछ महीनों से उसने उसका किराया नहीं दिया है, इसलिए सांगू अपने घर के खिड़की से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में सांगू एक फूड काउंटर पे चला जाता है। वहां पे वो एगलेस पैनकेक मांगता है। सांगू के पास पैसे कम होने के कारण वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा पाता था। लेकिन वो फूड काउंटर वाला मालिक सांगू पर दया करके उसे एक एग वाला पैनकेक बना के दे देता है। अब इसके बाद सांगू उस पैनकेक को लेकर खा रहा होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सांगू उस सामने वाले कैफे में घूरता हुआ नजर आता है, क्योंकि उस कैफे में एक लड़की काम करती है। उसका नाम है गुआर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सांगू उससे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार वन साइड होता है। सिर्फ सांगू उससे प्यार करता है। अब सांगू वहाँ पे उसका पैनकेक खा रहा होता है तो उसी वक्त उसका एक दोस्त आ जाता है और वही दोस्त उसका मैनेजर भी होता है। लेकिन सांगू वहाँ से भाग रहा होता है और उसका मैनेजर उसका पीछा करता है, क्योंकि सांगू ने जो कहानी लिखने के लिए एडवांस लिया होता है उसके मुकाबले उसने कुछ भी काम नहीं किया है। इसलिए उसका मैनेजर उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। लेकिन भागते भागते सांगू वहाँ पे फिसल जाता है और उसका पैनकेक भी गिर जाता है। उसी वक्त उसका मैनेजर उसे पकड़कर एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ पे मैनेजर अपने लिए नूडल्स मंगवाता है और वहीं पे खा रहा होता है और सांगू उसे सिर्फ घूर रहा होता है, क्योंकि उसके मैनेजर ने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया होता है। वहाँ पे मैनेजर सांगू को डांटते हुए नजर आता है और उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुमने अपना थोड़ा भी काम नहीं किया, और इसीलिए उसका मैनेजर उस पर डांट रहा होता है। सांगू उसे बताता है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे एक सपना आ जाता है और उसी सपनों के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं प्रॉपर सो पा रहा हूँ और ना ही मैं कहानी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। लेकिन मैनेजर उस पर गुस्सा करता है और उसे 10 दिन का टाइम दे देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। शाम को सांगू अपने बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान मकान के बाहर रख दिया होता है। इस वजह से सांगू बहुत गुस्सा हो जाता है और इसके बाद अपना सामान लेके एक कैफे में चला जाता है और उस कैफे में बैठकर वो अपने लैपटॉप पे कहानी लिखना शुरू कर देता है। लेकिन दिन भर से उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो कंसंट्रेट कर नहीं पाता। उसे धीरे धीरे नींद भी आ जाती है और उसी वक्त सांगू को पीछे से एक राक्षस दिखाई देता है। ये राक्षस वही होता है जो ट्रेन में उसे मार रहा होता है और वो राक्षस उसके गले में चेन डालकर उसका सिर पटक रहा होता है। लेकिन उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है और वो सपने से बाहर चला आ जाता है। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सांगू का लैपटॉप किसी ने चोरी किया होता है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो सपने में है या नींद में है, और इन सारी परेशानियों के कारण वो एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वो डिसाइड करता है कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा। इस वक्त सांगू अपने दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज कर रहा होता है। वो उसमें लिखता है कि वो उसकी कहानी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आत्महत्या करने वाला है। सांगू वहाँ पे आत्महत्या करने ही वाला था। वहाँ पे वो फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे रोक देता है। ये वही आदमी होता है जो उसे फ्री में पैनकेक खिलाता है। अब वहाँ पे वो आदमी उससे बातें करने लगता है और उसे एक पैनकेक खाने के लिए देता है। वहाँ पे वो आदमी उससे बोलता है कि जब भी तुम सपने में चले जाओगे तब उस सपने से बाहर आने के लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना है। तुम जब भी उस सपने में चले जाओगे तब वहाँ पर तुम्हें आई एम ड्रीमिंग ऐसे बोलना है। उसी वक्त तुम सपने से बाहर चले आओगे। और वहाँ पे वो आदमी उसे अच्छी तरीके से समझाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सांगू आत्महत्या करने का कैंसिल कर देता है। अब सांगू बाहर जाता है और अपने मोबाइल को बेचकर कुछ पैसे ले लेता है और उसी पैसों से कुछ खाने के लिए खरीदता है और अपना गुजारा करता है। जब सांगू शॉप के बाहर बैठकर कुछ खा रहा होता है उसी वक्त वो जिसको पसंद करता है वही लड़की उसके पास आ जाती है और उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। लेकिन उसी वक्त वो लड़की शैतान में बदल जाती है
तब राक्षस अपनी तलवार निकालकर सांगो के पेट में घुसा देता है और वो स्टोर के अंदर ढकेल देता है। लेकिन उसी वक्त सांगो को स्टोर वाले आदमी की बातें याद आती है और वो जल्दी से आई एम ड्रीमिंग बोल देता है और वो अपने सपने से बाहर निकल आ जाता है। वहाँ पे स्टोर के अंदर वो गिरा हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में उस राक्षस की तलवार दिखाई देती है। सांगो उस तलवार को देख के बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में जो तलवार थी वो उसके सपने से आई हुई होती है। वो तलवार एक ऐतिहासिक होती है और वहीं पे सांगो को पता चलता है कि ये तलवार बहुत ही खास है। इसके बाद सांगो एक ऐसे दुकान में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे एंटिक पीस खरीदे बेचे जाते हैं। जब वो दुकानदार को तलवार दिखाता है तो वो दुकानदार उस तलवार के उसे 20,000 रुपए दे देता है। सांगो उस 20,000 को लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सांगो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पे वो अपना पेट भर के खाना खाता है। खाना खाने के बाद सांगो एक होटल में रूम बुक करता है और साथ ही साथ एक लैपटॉप भी खरीद लेता है। इसके बाद सांगो नहा धोकर अपनी सेविंग करके चिकना बन जाता है। अब रात को सोते समय सांगो नींद की गोलियां लेकर सो रहा होता है क्योंकि अब उसे पता चलता है कि वो सपने में जाकर वहाँ से कुछ न कुछ एंटिक पीस लेकर ही आएगा। अब जबकि उस जिस होटल में उसने रूम बुक किया है तो उसे सपना भी उस होटल का ही आता है। अब जब वो सपने में जाता है तो वो अपने कमरे से बाहर आता है और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक फ्लावर पॉट दिखाई देता है। उस फ्लावर पॉट को उठाकर वो आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, लेकिन वो सपने से बाहर ही नहीं आता। इसलिए सांगो उस फ्लावर पॉट को छोड़कर वो दूसरी जगह जा रहा होता है। उसी वक्त वही राक्षस एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अब इस बार वो राक्षस एक सोने की कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और उस कुल्हाड़ी से सांगो घायल भी होता है, लेकिन उस कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोल देता है और उस वक्त सांगो सक्सेस हो जाता है। जैसे वो सपने से बाहर आता है तो वो सोने की कुल्हाड़ी को साथ लेकर आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सांगो के सारे घाव भी मिट जाते हैं। इसके बाद सांगो उस कुल्हाड़ी को लेकर वही दुकान पे चला जाता है और वहाँ पर उस कुल्हाड़ी को बेचकर पहले से 10 गुना ज्यादा पैसे लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सांगो उस पैसे को खर्च करते हुए बहुत एंजॉय करता है। वो शॉपिंग करता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। अब सांगो अपनी कहानी लिखने का छोड़कर वो यही काम करता रहता है। वो हर दिन एक सपने में चला जाता है और वहाँ से एक एंटिक पीस लेकर वापस आ जाता है और उसे बेचकर पैसे जमा कर रहा होता है। लेकिन हर दिन वो सोने से पहले एक प्लान बनाता है। वो ऐसी किताब को अपने पास लेकर सोता है जिस किताब में बहुत सारी ऐतिहासिक चीजों की फोटोज होती है, ताकि वो जब भी सपने में चले जाए उस म्यूजियम से वो कीमती चीज उठाकर वो सपने से बाहर आए। यहाँ पे उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। सांगो उस म्यूजियम में जाकर बहुत सारे एंटिक पीस देखता है। वो किसी एक एंटिक पीस को उठाकर वो राक्षस की राह देख रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पे राक्षस आ जाता है, लेकिन इस वक्त राक्षस के हाथ में एक मशीन गन होती है और उसी मशीन गन से वो सांगो पे हमला करता है। वहाँ पे सांगो उससे बच कर भाग रहा होता है क्योंकि सांगो ने कभी नहीं सोचा था कि वो राक्षस एक मशीन गन से उस पर हमला करेगा। वहाँ पे सांगो बहुत घायल हो जाता है और उस सपने में राक्षस उसे मार देता है। थोड़ी देर में सांगो नींद से बाहर आ जाता है और अपने आप को होटल में पा लेता है। अब जबकि सांगो खाली हाथ वापस आया है, इसलिए सांगो फटाक से नींद की गोलियां ले लेता है और सांगो फिर से उसी सपने में चला जाता है और उस म्यूजियम में उस राक्षस से बचकर एक बड़ी सी छलांग मारता है और वो वहाँ से 2 एंटिक पीस उठाकर आई एम ड्रीमिंग ऐसे बोल देता है और उन चीजों को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो दोनों एंटिक पीस को बेचने के लिए एक बहुत बड़े डीलर के पास चला जाता है, जहाँ पे वो डीलर उसे उन दोनों चीजों के उसे $2 मिलियन का चेक दे देता है। जिसके बाद सांगो उस ऑफिस से बाहर आता है, तब वहीं पे उसका दोस्त मैनेजर मिल जाता है। वहाँ पे उसका दोस्त उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि सांगो मर चुका है, इसलिए वो उसे भूल जाता है। लेकिन अचानक से सांगो उसके नजर के सामने आता है तो वो शॉक हो जाता है। इसके बाद सांगो उसे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर सांगो उसे उसके पैसे वापस लौटा देता है जो उसने कहानी लिखने के लिए उसे दिए होते हैं। लेकिन सांग जी बहुत सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो सोचता है कि रातों रात सांगो इतना अमीर कैसे बन गया। कल तक तो ये भिखारी था और आज बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया है। इसलिए सांग जी उसे बातों में लाकर उसे दारू पिलाता है और उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाकर उसे वहाँ पे सुला देता है ताकि वहाँ पर जाके वो पता कर सके कि उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। उसके बाद सांग जी वहाँ पे सर्च करने लगता है। वहाँ पे उसके पैकेट में बहुत सारा पैसा दिखाई देता है। उसी वक्त सांगो अपने सपने से बाहर आता है और वो अपने हाथों में बहुत सारे गोल्ड के चेने और बहुत सारा पैसा लेकर आता है। यही सीन को देखकर सांग जी बहुत डर जाता है, जबकि सांग जी को सांगो का सारा राज पता चल जाता है। इसलिए सांग जी अब उसके साथ रहना शुरू कर देता है। अगले दिन सांगो को पता चलता है कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो लड़की अपना कैफे बेच रही होती है क्योंकि उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही सांगो को पता चलता है तो वो बहुत सारा पैसा लेकर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि ये कैफे मैं खरीदूंगा और उसे बोलता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों बराबर में बांट लेंगे और अगर नुकसान हुआ तो पूरा नुकसान मेरे खाते में डाल देना।
इसके बाद सैंगू और हुआर एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। एक दिन सैंगू फिर से होटल में आकर सोने की तैयारी करता है और वो अपने सपने में जाने की कोशिश करता है और वहाँ पे सैंगजी उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। इस बार सैंगू एक बैंक में चला जाता है क्योंकि अब वो अपने सपनों पे काबू करने लगता है। वो इतना शातिर बनता है कि वो उस राक्षस को भी गुमराह कर देता है और इसके बाद वो अपने सपने से बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत महंगी चीजें जैसे कि नोटों से भरी हुई बैगें, इन सारी महंगी महंगी चीजों को वो अपने सपनों से उठा कर लेकर आता है। अब एक दिन सैंगू उस कैफे में बैठा हुआ होता है और उस फूड स्टॉल वाले आदमी को देख रहा होता है। वहाँ पे सैंगू उस फूड स्टॉल पर एक बहुत बड़ी पैसों से भरी हुई बैग छोड़ जाता है क्योंकि उस फूड स्टॉल वाले आदमी ने उसे बहुत बार फ्री में खाना खिलाया था। अब सैंगू हर दिन हर समय अपने सपने में जाकर ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर आता है, लेकिन एक दिन वो नोटिस करता है कि वो उसके सपने में जो राक्षस आता है उसे मारने के लिए, वो आजकल उसे मारने की कोशिश ही नहीं करता। तब उस राक्षस के पास वो चला जाता है और उसे देखता है। वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि उस राक्षस के कमर पर एक बहुत बड़ी बेल्ट लगाई होती है, जिसके कारण राक्षस बहुत ही दुखी होकर वहाँ पे बैठा होता है। सैंगू उस बेल्ट को हाथ लगाकर उसे निकालने की कोशिश करता है। सैंगू जैसे ही उस बेल्ट को खोल रहा होता है उसी वक्त उसका हाथ जलकर राख होते हुए दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सैंगू उसके बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है। तब वो राक्षस उसके छाती पे कुछ निशान बना रहा होता है, लेकिन फिर भी सैंगू उस पर ध्यान नहीं देता, उसका बेल्ट निकाल ही लेता है और उसका बेल्ट निकालकर उस बेल्ट को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद सैंगू सपने से बाहर आता है और वहाँ पे वो अपने कपड़े उतार ही रहा होता है। तब उसी वक्त अचानक से एक बड़ी सी तलवार आकर उसके छाती में लग जाती है। वो तलवार वही निशाने पे लगती है जहाँ पे राक्षस ने उसके छाती पे निशान किए होते हैं। अगले दिन सैंगू बहुत ही शांत रहता है और उस दिन वो खजाना लूटने का प्लान कैंसिल कर देता है। जब वो सोने जाता है वो फिर से अपने सपने में चला जाता है। जैसे सैंगू अपने सपने में चला जाता है तब वहाँ पे वो अपने आप को एक बड़ी सी बिल्डिंग के लिफ्ट में पाता है, जिसके बाद वो लिफ्ट से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चला जाता है। वहाँ पे उसका एक आदमी राह देख रहा होता है और जब सैंगू उस आदमी के पास चला जाता है वो वहाँ पे देखता है कि वो आदमी दूसरा तीसरा कोई नहीं होता, वो खुद सैंगू होता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबराता है और वो सपने से बाहर आकर नींद से जग जाता है। उसके बाद सैंगू आईने के पास चला जाता है। तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि अब तक उस राक्षस ने जितने भी उसके ऊपर हमले किए हैं, उस हमले के दौरान जितने भी उसके ऊपर घाव लगे हैं वो अब उसे दिखाई दे रहे होते हैं। और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो फिर से उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास चला जाता है जिसने उसे ये मंत्र दिया था। लेकिन रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसे किडनैप कर कर वहाँ से लेकर जाते हैं। अब उन गैंगस्टर के लीडर ने सैंगू से 10 मिलियन की ऑफर की होती है और सैंगू अपने दोस्त के जरिए उस गैंगस्टर के लीडर को $10 मिलियन दे भी देता है, लेकिन वो गैंगस्टर का लीडर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेता है और इसलिए सैंगू उन गैंगस्टर को लेकर अपने बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ पर सैंगू ने अपने सपनों में से बहुत सारे एंटिक पीस चुरा कर लाकर वहाँ पे रखे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हुआर भी उसी बिल्डिंग में आती है और वो सैंगू से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे गैंगस्टर हुआर को भी किडनैप कर कर उसी म्यूजियम में लेकर आते हैं। इसके बाद गैंगस्टर का लीडर उन तीनों को मारने का ऑर्डर देता है और थोड़ी ही देर में सैंगू का दोस्त सैंगजी होश में आ जाता है और उनके साथ लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर गैंगस्टर ज्यादा होने के कारण उन तीनों को मारने लगते हैं। तीनों भी फाइट करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर गैंगस्टर सैंगू के दोस्त को मार देते हैं। इसके बाद सैंगू और हुआर ऊपर वाले कमरे में भागकर आ जाते हैं, फिर भी गैंगस्टर उनका पीछा करके वहाँ पे आ जाते हैं। अब वहाँ पर गैंगस्टर सैंगू को उठा उठा के मार रहे होते हैं और उसी वक्त सैंगू बेहोश हो जाता है और फिर से अपने सपने में चला जाता है। अब इस बार उसे उसके सपने में एक बहुत बड़ी चमकती हुई दीवार दिखाई देती है और जब वो चमकीली दीवार के अंदर जा रहा होता है तब उसे वही पहला वाला सपना याद आने लगता है, जिस सपने में उस राक्षस ने एक बड़ी सी तलवार से उसके सीने में डाल के उसे मार दिया होता है, लेकिन उसमें सैंगू मर चुका था और हॉस्पिटल वाले उसे उठाकर एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद सैंगू फिर से वहाँ पे आई एम ड्रीमिंग कह देता है, लेकिन इस बार वो मंत्र काम नहीं करता और वो वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन इस बार उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। अब यहाँ पे सैंगू का शरीर पूरी तरीके से उस राक्षस में बदल जाता है। वो वही राक्षस होता है जो हर सपने में उसे मारने के लिए आता था। अब उस राक्षस के हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है और उसी तलवार से वो उस दीवार को तोड़ रहा होता है। अब जैसे ही वो राक्षस उस दीवार के बाहर आता है तब वो वहीं पे आ जाता है जहाँ पे सैंगू बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो राक्षस उन सारे गैंगस्टर को अपने मशीन गन से मार रहा होता है, लेकिन उसी समय उस मशीन गन से एक गोली गुहार को भी लग जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद आखिर में वो राक्षस सैंगू को भी मार देता
जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सैंगो के मरने के बाद वो सारे एंटिक पीस जो सैंगो ने सपने से चुरा के लाए थे वो सारे अपने आप गायब होने लगते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में सैंगो अपनी नींद से बाहर आ जाता है और वो अपने आप को वहीं पे पाता है जिस शॉप में हुआर काम करती थी। इसके बाद हुआर उसके पास आती है और उसे अपने घर लेके जाती है और उसे खाना खिलाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। हुआर कहती है कि तुमने जो लिखी हुई स्टोरी है मैंने उसे पढ़ी है और उसे कहती है कि वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है और हम उसे अच्छे कीमत से बेच सकते हैं। अब जब तक उसकी स्टोरी बिक न जाए इसलिए हुआर उसे अपने शॉप में एक जॉब दिला देती है। और इसके बाद सैंगो की अपनी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है और वो अपनी कहानी लिखकर पूरी कर देता है। कहानी को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाता है। एक दिन वो उसी फूड स्टॉल के आदमी के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पे वो फूड स्टॉल वाला एक पैसे से भरा हुआ बैग उसे वापस दे देता है। तब सैंगो वहाँ पे सोचने लगता है कि ये सच में है या एक सपना है। तब वहाँ पे वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने शरीर पे लगा हुआ निशान दिखाता है और उसे बताता है कि उसके पास भी वैसी ही शक्तियाँ है जो तुम्हारे पास अभी है। और वो कहता है कि मैंने भी वही गलतियाँ की थी जो तुमने अभी करी है और उसे समझाता है कि नॉर्मल जिंदगी जीना ही सही है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जब हुआर सैंगो से बात कर रही होती है तब उसी वक्त वहाँ पे वो राक्षस आ जाता है। ये वही राक्षस है जिसने सारे गैंगस्टर को मार दिया था और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।